बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। हमने पिछली वीडियो में मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम के सिलसिले में फ़र्स्ट जो मेथड है प्रोडक्ट मेथड वो हमने पढ़ा था। तो अब ये सेकंड मेथड है आमदनी का तरीका, इनकम मेथड। कौमी आमदनी की पैमाइश के इस तरीके में तमाम आमलीन पैदाइश के साल भर के मुआवजों की मजमूई मालियत का अंदाज़ा लगाया जाता है। आमलीन पैदाइश आपको पता है कि 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या 4 आमलीन पैदाइश होते हैं, जिसमें जो है ना पहला जो है वो ज़मीन है, फिर उसके बाद जो है मज़दूर है, और उसके बाद जो है सरमाया है, और उसके बाद आजिर है। ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, ज़मीन, मेहनत, सरमाया और तंजीम या आजिर। तो ये चारों जो है वो अपनी सर्विसेज देते हैं। प्रोडक्शन प्रोसेस जो है वो इन चारों की मदद से होता है। इन चारों की मदद से ही गुड्स एंड सर्विसेज पैदा होती हैं। तो इन चारों को जो है वो इनको हम मुआवजे अदा करते हैं इकोनॉमिक सर्विसेज देने के जो है बदले में। तो उन सारे जो मुआवजे होते हैं उनको हम जमा कर लेते हैं। मसलन साल भर का ज़मीन का लगान, मज़दूरों की उजरत, सरमाए या कर्ज़े पर देने वालों को हासिल होने वाला सूद, आजरीन को मिलने वाले मुनाफा जात, इन सब को हम जमा कर लें तो वो कौमी आमदनी के मसावी होगा। दर हकीकत ये तरीका भी पहले तरीके से मिलता जुलता है, क्योंकि पहले तरीके में हमने पैदावार की कीमतों की मजमूई मालियत को कौमी आमदनी कहा था, और ये कीमतें अशिया खदमात पैदा करने वाले आमलीन पैदाइश को लगान, उजरत, सूद और मुनाफा की सूरत में हासिल होती हैं। ठीक है, ये चारों के मुआवजे हैं जो आपको पता है। इसलिए दोनों तरीक़ों से एक ही पैदावार को मुख्तलिफ अंदाज में शुमार किया गया है। इस तरीके ये जो मेथड है दर हकीकत ये और पिछला जो मेथड है वो इक्विवेलेंट ही होता है। थोड़ी सी इसमें एडजस्टमेंट्स बाज़ात करनी पड़ती हैं, लेकिन इन दोनों से एक ही जवाब आता है। और इस तरह से इनकम मेथड के ज़रिए जो कौमी आमदनी है वो मजमुआ होती है, वो बराबर होती है लगान जमा उजरत जमा सूद जमा मुनाफा। इसको जो है हम एक इक्वेशन के ज़रिए इस तरीके से कर सकते हैं। ये देखें, नेशनल इनकम एट फैक्टर अर्निंग भी इसे हम कहते हैं, या एट फैक्टर कॉस्ट भी इसे हम कहते हैं इनकम मेथड। ठीक है, ये इनकम मेथड भी है और या नेशनल इनकम एट फैक्टर अर्निंग भी इसे हम कहते हैं। तो ये जो है बराबर होती है नेशनल इनकम इक्वल टू रेंट्स प्लस वेजेस प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। रेंट्स क्या है? रेंट जो है ये तमाम ज़मीनों जायदादों पे मिलने वाले जो है ना वो लगान को हम इसमें जमा कर लेते हैं। किराए, मकानों के किराए वगैरह, कुदरतियात और ज़मीनें वगैरह जायदादें, तो मालिकान को ये उनके रेंट्स पे किए जाते हैं। दूसरा जो है ये वेजेस। ठीक है, ये वेजेस, इसमें वेजेस क्या होता है? वेजेस जो है वो उजरतें हैं। तमाम तरह के जो मुलाजमीन हैं उनकी हर तरह की उजरतें इसमें शामिल हैं, जैसे डॉक्टर्स, वकील और ख़िदमात सर अंजाम देने वाले अफराद के मुआवजे। उसके अलावा सरकारी, नीम सरकारी या निजी फर्म में जो हैं या महकमों में काम करने वाले जितने भी अफराद हैं जो कि फ़िक्स्ड मुआवज़ों के लिए काम कर रहे हैं, वो उन सब के जो मुआवजे हैं वो इन वेजेस में शामिल होते हैं। उनको हर तरह की जो रकूम मिलती हैं, मरात और अलाउंसेस वगैरह, वो सारे इसके अंदर आ जाते हैं वेजेस के अंदर। अब थर्ड जो है वो इंटरेस्ट। इंटरेस्ट जो है वो सरमाए को अदा किया जाता है, सूद इसका मतलब है। और इसके अंदर जो है इस मद के अंदर हुकूमत से जारी किए जाने वाले हर किस्म के कर्ज़ों का सूद शामिल होता है। इसके अलावा मुश्तरका सरमाए की अंजुमन के बॉन्ड्स वगैरह पर हासिल होने वाला सूद, यानी कि हर किस्म के जो सरमाया है उसके ऊपर मिलने वाला जो सूद है वो इसके अंदर हम इंक्लूड कर लेते हैं। उसके बाद जो है फोर्थ जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, यानी कि आजिर, उसको हम प्रॉफिट अदा करते हैं, यानी कि मुनाफा। तो इसमें मुनाफे में हर किस्म के जो कारोबार हैं उनके मुनाफा जात आ जाते हैं, चाहे वो कारोबार इनफरादी हो या जो है शराकत के तहत काम कर रहा हो, या मुश्तरका सरमाए की अंजुमन के तौर पे काम कर रहा हो। हर तरह के जो कारोबार हैं उनके मुनाफा जात इसके अंदर आ जाते हैं। तो इस तरह से इन चारों को हम जमा कर लें तो ये नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट होती है। अब ये देखें, इसके अंदर जो है ना हमें कुछ एहतियातें करनी पड़ती हैं। इस तरीके से कैलकुलेशन करते वक्त नेशनल इनकम की हमें कुछ प्रिकॉशंस को मद्देनज़र रखना पड़ता है। उसके अंदर से उसमें फ़र्स्ट जो है वो इंतकाली अदायगी या ट्रांसफ़र पेमेंट्स इसमें आ जाती हैं। ये एहतियात क्या है? ट्रांसफ़र पेमेंट क्या होती हैं? ये वो रकूमात होती हैं जो कि हमने काम करके हासिल नहीं की होती। ये भी हमारी आमदनी होती है लेकिन हमने बग़ैर काम के हासिल की होती है। जैसे कि
ایک شخص ریٹائر ہو جاتا ہے تو اس کو پینشن ملتی ہے گورنمنٹ سے, وہ کام کرنے کے بدلے نہیں مل رہی. اسی طرح سے آپ کو اسکالرشپ ملتا ہے اسکول کالج سے, آپ کو اسکالرشپ اگر ملتا ہے یا کوئی تحائف کی صورت میں کوئی آمدنی حاصل ہوتی ہے, یہ آپ کی آمدنی تو ہے لیکن یہ آپ کو کام کر کے حاصل نہیں ہوئی. دراصل یہ جو انکم ہوتی ہے یہ کسی دوسرے کی انکم ہوتی ہے جو آپ کو ٹرانسفر ہوئی ہوتی ہے, یعنی کہ ایک شخص سے دوسرے کو وہ انکم ٹرانسفر ہوئی ہوتی ہے. زکوٰۃ جو ہے, زکوٰۃ آپ کسی کو ادا کرتے ہیں تو جو زکوٰۃ وصول کرتا ہے وہ اس کی آمدنی ہوتی ہے, لیکن در حقیقت وہ زکوٰۃ ادا کرنے والے کی آمدنی ہوتی ہے, وصول کرنے والے کی آمدنی نہیں ہوتی. وہ ادا کرنے والے سے وصول کرنے والے کو ٹرانسفر ہوتی ہے وہ رقم. اسی طرح سے خیرات آپ ادا کرتے ہیں, کسی کو انعام وغیرہ دیتے ہیں, تو یہ ساری جو آمدنیاں ہیں یہ ان تمام آمدنیوں سے پیداوار میں اضافہ نہیں ہوتا. یعنی کہ ہم اس کے اندر وہ انکم شامل کرتے ہیں جس انکم سے کوئی نہ کوئی پروڈکٹ پیدا ہوتی ہے, ٹھیک ہے, کوئی پروڈکٹ یا سروس پیدا ہوتی ہے تو اس انکم کو ہم انکم میتھڈ میں شامل کرتے ہیں, اور کیونکہ وہی انکم جو ہے اس سے قومی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے. جیسے آپ کو اگر اسکالرشپ ملتا ہے تو آپ کو جو وہ آپ کی پرسنل پوائنٹ آف ویو سے تو وہ آپ کی آمدنی ہے, لیکن ملک کے پوائنٹ آف ویو سے وہ آمدنی نہیں ہے, کیونکہ پورے ملک میں اس آمدنی کی وجہ سے کوئی نئی چیز پیدا نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے. اب سیکنڈ جو ہے یہ ہے غیر قانونی آمدنی یا انلیگل ارننگز جو ہوتی ہیں, غیر قانونی طریقے سے آمدنی حاصل کرتا ہے. جیسے کوئی شخص رشوت لیتا ہے تو وہ رشوت جو ہے وہ بھی اس نے بغیر کام کے حاصل کی ہے, کوئی چیز پیدا کر کے اس نے آمدنی نہیں کمائی, تو وہ بھی نیشنل انکم میں شمار نہیں ہوتی انکم میتھڈ کے کا جو طریقہ ہے اس میں. اسی طرح چور بازاری, بلیک مارکیٹنگ کا آپ نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا, ذخیرہ اندوزی یا ہورڈنگ کے بارے میں بتایا, یا اسمگلنگ اس کے بارے میں بتایا. اسمگلنگ میں غیر قانونی طریقے سے آپ جو اشیاء ہوتی ہیں اس کی امپورٹ ایکسپورٹ کرتے ہیں, ذخیرہ اندوزی میں اشیاء کو اسٹور کر کے انکم حاصل کرتے ہیں, اور چور بازاری میں بھی غیر قانونی طریقے سے آمدنی حاصل کرتے ہیں. تو یہ سارے جو طریقے ہیں ان سے حاصل ہونے والی جو آمدنی ہے یہ قومی آمدنی کے اعداد و شمار میں شمار نہیں ہوتی. تو یہ ہمیں کیلکولیشن کرتے وقت اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. تھینک یو سو مچ, کیپ واچنگ. امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اللہ حافظ.